तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया ही कर रहे होंगे, जैसा कि हमेशा ही करते रहते हो। और बस एल्केन हमारा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुका है, पूरा फ्लो में चल रहा है एकदम। जैसा मैं तुम्हें हमेशा ही कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0 या 1 पे है। मतलब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री ये है कि एक सवाल मुश्किल है, एक सवाल आसान है, तो मुश्किल वाला तुम्हें नहीं आ रहा है और आसान वाला तुम्हें आया, आसान वाला तुमने कर लिया। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0 या 1 के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। मतलब या तो तुम्हें आएगी या तो तुम्हें नहीं आएगी, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या तो सीखो या तो गिव अप कर दो। मतलब बीच की स्टेट है ही नहीं इसमें। और इसको सीखने का बस एक ही तरीका है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, समरी बनाएं और इंडेक्सिंग करें, और रोज जा करके जितना पढ़ लिया है अपन ने उसकी स्टडी करें। जितने क्लास इलस्ट्रेशन मैं करवाता हूं तुम्हें, वो सारे के सारे क्वेश्चंस घर जा करके वापस बिना देखे करें, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे 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 करके लंबी कहानी चलने वाली है ऑर्गेनिक की, इसलिए मेहनत करते रहें। अगर रेगुलर मेहनत नहीं करी गई तो ये पूरा सब्जेक्ट खराब होने के पूरे पूरे चांसेज रहते हैं। ठीक है, आओ देखो, मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहा था। मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट पढ़ा रहा था। सबसे पहले मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया बीटा कीटो एसिड के बारे में, कि बीटा कीटो एसिड को जब आप हीट करोगे तो यहां से CO2 गैस बाहर निकल जाती है। जैसे ये वाला मेरा बीटा कीटो एसिड है, तो यहां से जब आप इसे हीट करते हो तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है, कीटोन बन जाता है बीटा कीटो एसिड को हीट करने से। फिर मैंने OMS गैप वाला बताया था तुम्हें, OMS गैप वाला बताया था। 0 कार्बन है, ये जीरो O0 जैसा लगता है, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में नंबर ऑफ कार्बन अगर 0 है तो उसे ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, 1 है तो मेलोनिक एसिड, 2 है तो सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, 3 में एडिपिक एसिड और पाइवेरिक एसिड, 5 में ये कहा जाता है। और मैंने आपको ये कहा था कि जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 0 या 1 कार्बन हो, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 0 या 1 कार्बन हो, यही चर्चा कर रहे थे अपन, 0 या 1 कार्बन हो, 0 या 1 कार्बन हो तो इसे हीट करने पर CO2 गैस बाहर निकलती है। जब 2 या 3 कार्बन हो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तब इसे हीट करने पर H2O बाहर निकलता है और एनहाइड्राइड बनता है। और जब 4 या 5 कार्बन हो तो इसे हीट करने पर CO2 और H2O दोनों निकलता है और साइक्लिक एस्टर बनता है, जिसे लैक्टोन कहते हैं। ये अपनी चर्चा चल रही थी। फिर इसके बाद अपन हाइड्रोक्सी एसिड के बारे में चर्चा कर रहे थे। हाइड्रोक्सी एसिड में हीटिंग इफेक्ट, और इसका मैंने तुम्हें बता दिया था। इससे पहले मैंने एक मैकेनिज्म बताई थी, एस्ट्रिफिकेशन। वो ध्यान रखना एस्ट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे थे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, इसका हीटिंग इफेक्ट देख रहे थे। अल्फा पोजीशन पर जब OH ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो इसे हीट करने पर इंटरमोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन होता है। मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH इंटरमोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन, साइक्लिक एस्टर बनता है, जिसे हम लैक्टोन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोन कहते हैं। इसका OH, इसका H, इसका OH, इसका H और इस एसिड का OH, ये आपस में जुड़ जाते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में साइक्लिक एस्टर बनता है, जिसे लैक्टोन कहते हैं। दूसरा देखो, अब बात करेंगे अपन बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अब चर्चा करनी है अपने को, कि इसमें जब आप हीट करोगे तो क्या होगा। तो भैया बीटा हाइड्रोक्सी पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके पास जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, यहां पर OH जुड़ा है और यहां पर R ग्रुप जुड़ा है। जब आप इसे हीट करोगे तो क्या होगा। जब भी देखो एक कंसेप्ट समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जब आपको ऐसी व्यवस्था मिलेगी, कैसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था, जब भी आपको ऐसी व्यवस्था मिले, आगे भी बहुत आएगा ये, जब भी आपको ऐसी व्यवस्था मिले, इस व्यवस्था में आगे कुछ भी हो सकता है, इधर इधर भी कुछ भी हो सकता है। जब भी आप इसे हीट करोगे तो ये H और ये OH निकल के बीटा गामा अनसेचुरेटेड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये अल्फा बीटा मान लो, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनता है। सेम आप जब बीटा हाइड्रोक्सी
कार्बोनाइल को कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करोगे तो यहाँ भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देखने को मिलता है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ये बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ध्यान से समझते जाना, बीटा हाइड्रोक्सी हो गया। अब है हमारा इसके बाद गामा हाइड्रोक्सी, गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में चर्चा करते हैं। गामा हाइड्रोक्सी की क्या पहचान, कार्बोक्सिलिक एसिड बस देखते जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और अब की बार यहां पे है गामा, ये आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इंट्रामोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन करा देना, यहां से क्या करा देना भाई, अल्फा में क्यों नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि 3 मेंबर की रिंग बन रही थी, यहां बड़ी रिंग बनेगी, यहां इंट्रामोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन चलेगा। इंट्रामोलिकुलर बोले तो ये OH और ये H, ये जोड़ के साइक्लिक एस्टर बना दो कि कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 5 मेंबर की रिंग बनेगी ऑक्सीजन को मिला के, ठीक है। उसके बाद आता है गामा, और उसके बाद आता है डेल्टा हाइड्रोक्सी, उसके बाद आता है डेल्टा हाइड्रोक्सी। सेम उसमें भी ऐसा ही होता है जैसा इसमें हुआ, उसमें बड़ी रिंग बन जाएगी, ठीक है। जैसे हीटिंग इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, जैसे हीटिंग इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, आपको ये जानकर के खुशी होगी कि वो सेम के सेम एमिनो एसिड NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो एमिनो एसिड के हैं, सेम के सेम। तो जैसे उसमें इंट्रामोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन हो रहा था, इसमें भी कुछ वैसा ही होगा। यहां से आप एक H हटाओगे, यहां से क्या हटाओगे आप, यहां से आप एक H हटाना, यहां से आप OH हटाना, इंट्रामोलिकुलर O की जगह बस क्या आ रहा है, यहाँ NH आ रहा है। जैसे वहां O आता था, जैसे वहां O आता था, यहां पर क्या आ रहा है, NH आ रहा है। O की जगह क्या आ रहा है, NH आ रहा है भाई साहब। ये साइक्लिक एस्टर क्या कहलाते थे, लैक्टोन कहलाते थे। ये साइक्लिक जो हमारे ये यहां से एमिनो एसिड से H2O बाहर निकलने के बाद इसे हम लैक्टम नाम से जानेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, लैक्टम कहेंगे, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें लिखवाता हूं, जल्दी जल्दी आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आओ देखो, ये है तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे। मैंने तुम्हें बता दिया था कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर यह बनता है, ठीक है। अब आइए देखिए आप, तो आपने अल्फा हाइड्रोक्सी देख लिया। अब आप देखिएगा, इंट्रामोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन इसमें कर दिया था, साइक्लिक एस्टर बन गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोन कहते हैं। यह है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी। मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऐसा सिस्टम कहीं भी मिले इस तरह का, इधर भी कोई ग्रुप हो सकता है, इधर भी, तो यहां से H2O बाहर निकाल के अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बना लेना। तो बीटा हाइड्रोक्सी में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। चलिए जी आगे चलते हैं। ये बीटा हाइड्रोक्सी हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, कृपया आप स्क्रीनशॉट ले लें और लेकर के नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। तो आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब देखो गामा हाइड्रोक्सी, मैंने कहा था गामा हाइड्रोक्सी में 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी और डेल्टा हाइड्रोक्सी में 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। आपके सामने गामा हाइड्रोक्सी में इंट्रामोलिकुलर और डेल्टा हाइड्रोक्सी में भी इंट्रामोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन साइक्लिक एस्टर लैक्टोन दोनों में बनता है। आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैंने कहा आपको कि जितना मैंने आपको कहा कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में है, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में है, उसी तरह से सेम मैकेनिज्म किसमें चलती है, एमिनो एसिड में चलती है। अब थोड़ा बड़ा एक पेज दिखा रहा हूं। अच्छा ये तो देखिए सिंपल है, एक सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना आप कि बीट कल हमने ये देख लिया था कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें सबसे ज्यादा आसानी से जो होता है हीटिंग इफेक्ट या सबसे पहले होता है वो बीटा कीटो एसिड में होता है। हीटिंग रिक्वायरमेंट कम होती है, उससे भी कम हीटिंग रिक्वायरमेंट बीटा हाइड्रोक्सी में होती है, उससे भी कम हीटिंग रिक्वायरमेंट किसमें होती है, बीटा हाइड्रोक्सी में। तो इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान रखना, याद कर लेना, नोट्स में थ्योरी की तरह याद रखना है। जैसे मैं यहाँ देखूँ तो ये बीटा कीटो है, या 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 2 कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं, और इधर से सोचूंगा तो बीटा हाइड्रोक्सी, और बीटा हाइड्रोक्सी में क्या होता है हमारा,
यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है। तो सबसे कम हीटिंग रिक्वायरमेंट बीटा हाइड्रोक्सी में होती है, फिर बीटा कीटो, फिर अदर। तो पहले यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, फिर बीटा कीटो से CO2 बाहर निकलेगी, ये बन गया हमारा। रेड फॉस्फोरस HI डाल दूंगा। तो मैंने आपको कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड जरूरी नहीं है कि रिड्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने करा दिया है। ये आपको बताई हुई चीज है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन को थ्योरी की तरह याद रखना है, मतलब रखना है। लिखिए, आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब ये तो थे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? अमीनो एसिड्स के बारे में। सेम अमीनो एसिड में यही है, सेम यही है, बस इसमें ओमेगा तक चलेगा। पहले इसमें इंटरमोलिकुलर प्रोसेस हो गया, इसे हम लेक्टम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लेक्टोन उसे कहते थे, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? लेक्टम नाम दे रहे हैं। बीटा अमीनो एसिड में डी अमीनोफिकेशन होगा, यानी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड यहां से आपको देखने को मिलेगा। गामा वाले में इंटरमोलिकुलर, डेल्टा वाले में इंटरमोलिकुलर। ये डेल्टा के बाद ये ओमेगा तक चला जाता है। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर, इसका जब आप फर्दर हाइड्रोलिसिस कर लेते हो तो आपको कैप्रोलेक्टम बनता है, और इससे फर्दर आप नाइलॉन 6 की फॉर्मेशन करते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, फिर अपन आगे की चर्चाएं आगे करते रहेंगे। आगे की चर्चाएं आगे करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आई थिंक तुम समझ गए होंगे। अब मैं तुम्हें इसका एक समरी बना देता हूं पहले, फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे। इसका मैं तुम्हें एक समरी बना देता हूं। आइए देखिए, इसका एक समरी बना लेते हैं। समरी में सबसे पहले है हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी। तो अल्फा हाइड्रोक्सी में तुम बताओ क्या कराओगे? अल्फा हाइड्रोक्सी तो तुमने लिख लिया था, यहां से इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन करा देना। उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी, उसके बाद क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी को हीट करने पर क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। इसको हीट करने पर क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। इसको हीट करने पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है गामा हाइड्रोक्सी। गामा हाइड्रोक्सी, तो गामा हाइड्रोक्सी में तुम्हें क्या करना है? अल्फा बीटा गामा, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप, और इसका H ग्रुप, साइक्लिक 5 मेंबर की रिंग बना लेना। और उसके बाद डेल्टा हाइड्रोक्सी। डेल्टा हाइड्रोक्सी में तुम क्या करोगे? डेल्टा हाइड्रोक्सी में बोलो तुम क्या करोगे? 6 मेंबर की रिंग बना लोगे। डेल्टा हाइड्रोक्सी में तुम्हें 6 मेंबर की रिंग बना लेनी है। वही इसका OH, इसका O, इस तरह से। तो ये H और ये OH बाहर निकल के 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। बीटा कीटो वाला अपन देख ही चुके हैं। तो इस तरह से हमारे लगते हैं हीटिंग इफेक्ट्स। जैसे यहाँ 5 मेंबर की रिंग बना लोगे, जल्दी बनाओ, इसको जल्दी कंप्लीट करो सारे बच्चे। तो अब मैं आपको कुछ प्रश्न करने के लिए दे रहा हूं हीटिंग इफेक्ट के। आप प्रैक्टिस अच्छे से करें और जल्दी से जल्दी उनका आंसर करने की कोशिश करें। एक बार कर लिया, हीटिंग इफेक्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न है, दिमाग लगा के करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। या आप मेरे सामने पीछे की स्क्रीन पर देख रहे हो, बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे लिए आ चुके हैं। जल्दी से जल्दी सोल्व करना है, करिए इन्हें सोल्व। आइए देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें 5 मेंबर की रिंग बननी थी ऑक्सीजन को मिला करके। ऑक्सीजन को मिला करके 5 मेंबर की रिंग इसमें बननी थी, जो आप बनाते। जहां पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके बाजू में डबल बॉन्ड हो। यहां 6 मेंबर की रिंग बननी थी ऑक्सीजन को मिला के, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके बाजू में डबल बॉन्ड हो। तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनने थे। अब आइए देखिए, जो मैंने आपको प्रश्न दिए उन प्रश्नों पर विचार करते हैं। जो मैंने आपको प्रश्न दिए उन प्रश्नों पर विचार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन करते हैं। आओ देखो, पहला केस अगर मैं देखूं तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कितने कार्बन हैं?
पहला केस अगर मैं देखूं तो 2 कार्बन है। मैंने कहा था जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 0 या 1 कार्बन हो तो CO2 बाहर निकलता है, 2 या 3 कार्बन हो तो H2O बाहर निकलता है। तो यहाँ से H2O आप बाहर निकाल लेते और H2O बाहर निकालने के बाद एनहाइड्राइड बना देते। H2O बाहर निकालने के बाद आप एनहाइड्राइड बना देते। कुछ इस तरह का यहाँ से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता। सोडा लाइम हीट, जहां भी जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं सब हट जाएंगे, ये बन जाएगा। यहां अगर मैं बात करूं अगेन एनहाइड्राइड बनेगा। यहां अगर मैं बात करूं अगेन क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। जब 2 कार्बन हो तो एनहाइड्राइड, ये लीजिए, ये एनहाइड्राइड बन गया। इसमें अगर मैं बात करूं तो अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड है, हीट करने पर CO2 बाहर निकल जाती है और हीट करने पर CO2 बाहर निकल जाती है। पहले इनोल बनता है जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटो में कन्वर्ट हो जाता है, ये बनेगा। यहाँ पे जैसे वहाँ CO2 बाहर निकल रही थी वैसे ही यहाँ SO3 बाहर निकल जाएगी, ये बनेगा। इसमें अगर मैं देखूं तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 0 या 1 कार्बन ये भी है, 2 कार्बन ये भी है, तो इसको प्रायोरिटी देते हैं 0 या 1 कार्बन को। ये थ्योरी की तरह याद रखना। तो पहले इसमें CO2 बाहर निकलेगी, 0 कार्बन है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, मैंने CO2 बाहर निकाल ली। और फिर प्रश्न 1 की तरह इसमें आप H2O बाहर निकाल के, प्रश्न 1 की तरह बिल्कुल H2O बाहर निकाल के आप इसमें ये बना देते। ये प्रोडक्ट यहां से देखने को मिलता आपको। यहां भी सेम 2 कार्बन है तो ये बन जाता इस तरह से। सोडा लाइम, जहां भी जितने भी कार्बोक्सिलिक सब हट जाएंगे। हीट कर दिया अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अनसेचुरेटेड को हीट करने पर क्या हो जाता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो एक्शन। क्योंकि जब आप इसे देखने में तो ये लग रहा है कि बीटा कीटो है, लेकिन याद करो कि पहले ये इनोल बनता है फिर कीटो बनता है, यानी पहले डबल बॉन्ड यहाँ आता, ये OH में कन्वर्ट होता। पहले डबल बॉन्ड यहाँ आता, ये किस में कन्वर्ट होता, OH में, और OH में ये कन्वर्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि sp2 ब्रिज हेड पोजीशन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकती, इसलिए इसमें आप लिखोगे नो एक्शन। अभी मैं दिखा दूंगा सारे आंसर तुमको। यहां अगर बात करोगे तो ये क्या है, ये है अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी है वैसे देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसमें हो नहीं पाएगा क्योंकि आप हाइड्रोजन इसके पास है ही नहीं, इसलिए आप इसका पहले कीटो फॉर्म बनाओगे। पहले आप इसका क्या फॉर्म बनाओगे, कीटो फॉर्म। ये लो, ये हो गया कीटो फॉर्म। अब आप इससे बनाओगे अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड, CO2 बाहर निकाल के यहाँ से प्रोडक्ट बनाओगे। तो इस तरह से यहाँ से 3 कार्बन है तो H2O बाहर निकल जाएगा। बस यही आपको करना था। ये बीटा कीटो है तो यहाँ से जैसे वहाँ CO2 बाहर निकालते थे वहाँ वैसे यहाँ SO3 बाहर निकालना है। तो ये कुछ सरल सवाल थे जो हीटिंग इफेक्ट से जुड़े हुए थे। आइए मैं आपको इसके आंसर दिखा देता हूँ। आंसर शीट पर चलते हैं अपन, आंसर शीट पर चलते हैं अपन। आइए अब आप आंसर के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर के साथ आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। लीजिए फटाफट फटाफट आंसर के साथ इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद से जरूर ट्राई करें। लिखिए, लीजिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए आप। हो सकता है सीक्वेंस अलग हो तो देख लेना आपकी किसका आंसर क्या है, ठीक है ना। चलिए ये वाला ले लीजिए, ये लीजिए। आई थिंक अपने सारे यहाँ से केस जो हैं वो कवर हो चुके हैं। बस ऐसे ही हैं, आसान आसान से हीटिंग इफेक्ट, कोई ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं, आसान है बहुत ही ज़्यादा। अब आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान दो। अब आप एक चीज देखो, ध्यान से समझना भैया। देखिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज,
हम इसे R माइनस पर लिख लेते हैं। ये हमारा कार्बनायन है, ये हमारा कौन है? कार्बनायन। कार्बनायन एक स्ट्रोंग बेस, समझना ध्यान से, कार्बनायन एक स्ट्रोंग बेस एज वेल एज स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल होता है। कार्बनायन एज वेल एज स्ट्रोंग बेस एज वेल एज स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल होता है। और एक कंसेप्ट और देखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो फास्टेस्ट होती है। रिएक्शन आर फास्टेस्ट रिएक्शन, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट होती है। मान लीजिए आपने R माइनस बना लिया कैसे भी करके, इसके सामने कोई स्पीसीज ऐसी जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा है फोन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? फोन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये कहलाता है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन बोले तो जो H+ की फॉर्म में निकल सकता है, तुरंत ये इसके साथ क्या कर लेगा? एसिड बेस रिएक्शन करके एल्केन RH की फॉर्मेशन यहां से कर देगा। जैसे अगर मैं R माइनस की रिएक्शन जल के साथ करा दूं, जल के पास ये एसिडिक H है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा और RH बन जाएगा इस तरह से। तो R माइनस अगर किसी रिएक्शन में बन रहा है, ध्यान रखिएगा, तो ये क्या कर सकता है? एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अगर एसिडिक H नहीं है, इफ एसिडिक H नॉट प्रेजेंट, मान लीजिए कि इसके पास एसिडिक H नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे? एसिडिक H नहीं है तो आपका जो दूसरा रिएक्टेंट आ रहा है उसके पास एसिडिक H नहीं है, तो R माइनस के सामने अगर कोई स्पीसीज ऐसी आ जाए R विद लिविंग ग्रुप, R है लिविंग ग्रुप के साथ, तो R माइनस इसके ऊपर अटैक मारेगा और यहां से कौन बाहर निकल जाएगा? लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और RR बन जाता है। यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ये क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब R माइनस आप बनाओगे कैसे? अगर देखिए कार्बन किसी के साथ, किसी मेटल के साथ बॉन्डेड है, अगर कार्बन किसी मेटल के साथ बॉन्डेड है तो ऐसा कंपाउंड कहलाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। और इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का एक ही काम है कि ये R माइनस जनरेट करके देते हैं। जैसे RMgX बोले तो हेलोजन, R माइनस और Mg मेटल है, इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। जैसे R2CuLi, इसे हम जिलमांस रिएजेंट कहते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? जिलमांस रिएजेंट नाम देते हैं। इन सब का काम जैसे RNA हो गया, जैसे R2Cu हो गया, ये सब, इन सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का बस एक ही काम है कि ये सब R माइनस जनरेट करके देंगे। R माइनस अगर RX टाइप के स्पीसीज के ऊपर अटैक मारेगा तो X माइनस बाहर निकल जाएगा और RR बन जाएगा। और अगर ये ऐसी एसिडिक H वाली स्पीसीज, कोई भी मान लो H2O है या फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसके साथ रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन कर देगा और RH बना लेगा। यही है समरी कार्बनायन की। क्लियर है? तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं, फिर समरी पे आएंगे। आइए देखिएगा, एक बार पहले समझना, आप स्क्रीनशॉट लेना समझ के, फिर अपन समरी लिख लेंगे। आइएगा देखिएगा क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, ध्यान से समझना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओगे कैसे? किसी भी अल्काइल एलाइड में Mg इथर डाल के, किसी भी अल्काइल एलाइड में, कोई भी अल्काइल एलाइड हो सकता है, किसी भी अल्काइल एलाइड में आप Mg इथर डाल दो। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हेलोजन लगा हुआ है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, ये सब, इसमें भी अगर आपने Mg इथर डाल दिया तो यहां से PH माइनस Mg मतलब बेंजीन रिंग पर नेगेटिव वो बन जाएगा।
ठीक है ना। तो R माइनस MgX बनेगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। न्यूक्लियोफिलिक एक्शन R माइनस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू X माइनस। स्टेबिलिटी क्योंकि X माइनस की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू R माइनस। बेसिक स्ट्रेंथ R माइनस की ज्यादा होती है। बेसिकली RMgX जो है वो आपको R माइनस जनरेट करके देगा, और R माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से जल्दी। अब आप देखिए, आप किसी भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट को या कोई भी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड हो जो R माइनस जनरेट करके देगा, एसिडिक H के सामने ले आए तो RH बना देगा, जो कि एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट है। चलिए, ये तो एक प्रश्न है। आइए देखिए, तो ये दो चीजें आपने देख ली। अब मैं आपको समरी वाला पेज दिखा देता हूं केवल, जो आपको फर्दर ध्यान में रखना है। ये हमारी समरी है, ठीक है ना। कार्बन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो ये R माइनस। R माइनस हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये है समरी, ये समरी है, लिख लीजिए। आइए, मैं अब आपको एक प्रश्न लिख के देता हूं, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताना। चलिए, आप इतना कीजिए, फटाफट ये प्रश्न सोल्व करके दीजिए मुझे। तो उम्मीद है आपने किया होगा सोल्व। अब आइए देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे किया आपने। मैंने कहा था कि अल्काइल हैलाइड की Mg ईथर के साथ रिएक्शन करा लो, ग्रिगनार्ड बन जाएगा, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। बस आपको तो यही ध्यान रखना है। R माइनस बन गया। सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसमें आप दूसरा ये करिए, पहला इसमें जल ले लीजिए, जल ले लीजिए। तो जल इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये आ माइनस बन गया था। माइनस के साथ H2O क्या बना लेगा, इसका बेंजीन बना देगा। ये बन गया बेंजीन। अब बताइए, सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या करता है, बर्च रिडक्शन, और बर्च रिडक्शन में बेंजीन के डबल बॉन्ड आमने सामने आ जाते हैं। जब यहां पे बात करोगे तो ग्रिगनार्ड बनेगा। ग्रिगनार्ड बनने का बेसिक मतलब यही है कि ये कार्बनाइन बनेगा। ये कार्बनाइन इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन, और जो बी बनेगा हमारा वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। ये बनेगा बी। PdCaCO3, यहां से आप जानते हो कि सिस एल्कीन बनता है। यहां से क्या बनता है, सिस एल्कीन बनता है, यही तुमने किया होगा। सोडियम लिक्विड अमोनिया में ट्रांस एल्कीन बनता है। सोडियम लिक्विड अमोनिया में बर्च रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन बनता है। निकल हाइड्रोजन में भी सिस एल्कीन बनता है, क्योंकि आपने एक ही इक्विवेलेंट लिया है। अगर आप एक्सेस में लेते
तो आपका एल्केन हो जाता। तो इतना एक सरल सा सवाल जो कि तुम्हारा पढ़ा हुआ था वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। लिखिए तेज गति से। तो देखिए अब अपन आगे चलते हैं, कुछ नई रिएक्शंस को देखते हैं, नई संभावनाएं देखते हैं। उसके बाद हमारा एक रिएजेंट होता है NOCl, इसे हम टिल्डेन रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम टिल्डेन्स रिएजेंट कहते हैं। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का लोन पेयर इंटरनल अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा Cl प्लस की फॉर्म में, सॉरी Cl माइनस की फॉर्म में, और ये बनाता है ये वाला। ये होता है हमारे पास रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन है? रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। और जब आप R माइनस का इसके ऊपर यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इसके ऊपर अटैक कराते हो तो R माइनस कहां जाएगा? इसके पास जाएगा, क्योंकि ये तो यहां पे कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटेगा तो NO प्लस कुछ इस तरह का नजर आएगा, R माइनस इसके जाके लग जाएगा और नाइट्रोसो एल्केन आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रोसो एल्केन RNO बनेगा। इसी तरह ClNH2, इसे हम क्लोरेमीन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरेमीन। इसमें भी NH2 प्लस और Cl माइनस जाके जुड़ता है। तो ये दो तीन खास रिएक्शंस हैं, दो तीन खास रिएक्शंस हैं। आइए देखिए मैं बताता हूं आपको, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये कुछ रिएक्शंस हैं। देखो पहला, क्लोरेमीन NH2 पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, ध्यान रखना। 1 डिग्री का अमीन बनता है। नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ NO प्लस जाकर के जुड़ता है, नाइट्रोसो एल्केन बनता है। अल्काइल हलाइड पर सब्स्टिट्यूशन करेगा, RR बन जाएगा। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया क्योंकि ये R माइनस जनरेट करके देगा। कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस होने से क्या प्रोडक्ट बनते हैं? ये अपन ने लेक्चर 1 में पहली ही स्लाइड ये देखी थी कि कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस होने से क्या बनता है। तो दीज सम आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको ध्यान रखनी है। शुरू की दो एक बार आप लिख के देख लो, रफ कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो, तो उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा आगे का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद कुछ और लर्न करने वाली रिएक्शंस हैं, ध्यान दो। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली ये आपको याद करनी है और एनसीईआरटी से एक बार दोबारा पढ़नी है। एनसीईआरटी से C1 से C4 और नियोपेंटेन गैस होता है, 5 से 17 लिक्विड होता है, उससे ज्यादा वाले वैक्सी सॉलिड होते हैं, मोम जैसे सॉलिड। एल्केन आर नॉन पोलर, सो दे आर मोर सुटेबल फॉर नॉन पोलर सोलवेंट लाइक डिजोल्व्स लाइक की चर्चा अपन कर रहे थे। एल्केन आर लीस्ट सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट क्योंकि नॉन पोलर होते हैं। डेंसिटी ऑन इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट, डेंसिटी इंक्रीज होती है, मैक्सिमम डेंसिटी 0.8। डेंसिटी ऑफ एल्केन इज लेस देन H2O, सो दे फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो सबसे पहले मोलिकुलर वेट देखा जाएगा। जिस एल्केन का मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर बॉइलिंग मोलिकुलर वेट सेम हो जाए तो ब्रांचिंग देखी जाती है। जो स्ट्रेट चेन होगी उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका कम बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए 1 मिनट में तेज गति से। अब आप आगे देखिए, देखो जरा ध्यान से। ब्रांचिंग, यहां भी कार्बन उतने, यहां भी कार्बन उतने, यहां भी तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता है, मेल्टिंग पॉइंट में कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता, वेरिएबल फॉर्म रहता है मेल्टिंग पॉइंट का। देखिए जब आप इवन से ओड में जा रहे हो तब चेंज आपको कम मिलेगा, लेकिन जब आप ओड से इवन जाओगे तो चेंज ज्यादा देखने को मिलेगा। यही एक पैटर्न नजर आता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, आप ले लिया होगा आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप देखिए एक और रिएक्शन है बस, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। ये तुमने पढ़ा है, ये आज की क्लास का लास्ट पेज भी है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन आपने देखा भी होगा। पहला तो कंबशन, जब आप ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा करते हो तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो वो क्या करता है, CO2 और H2O बाहर निकालता है। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड देते हो तब वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ये हम मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हैं। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये सब रटने वाली रिएक्शन है। CH4 को रेड हॉट आयरन ट्यूब में ले लिया जाए तो अल्कोहल बनता है। CH4 को ऑक्सीजन के साथ MOO3 में ले लिया जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। अगर आप कोई भी
एल्केन को ऑक्सीजन के साथ सिल्वर एसिटेट हाई टेम्परेचर पर करते हो तो कार्बोक्सिलिक बन जाता है टर्मिनल पोजीशन पे। और ऐसा कोई एल्केन जिसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन हो, H+K2Cr2O7 कर दो तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये रिएक्शन याद करने वाली हैं। स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले लिया होगा। आज की क्लास बस इतना ही। नोट्स अच्छे से बनाएंगे, खुद के हाथ से नोट्स बनाने हैं, समरी बनानी है, इंडेक्स बनानी है, रिवाइज करना है, फिर अगली क्लास लेनी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।